बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय विज्ञान पाठ 10 जीवों में श्वसन। श्वसन क्या होता है बेटा? श्वास को लेना और छोड़ना, वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? श्वसन। तो जीवों में श्वसन कैसे होता है वह देखेंगे। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। बूझो को क्या करना था? अपने दादा दादी से मिलना था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? 1 साल के बाद कहाँ आ रहे थे? शहर। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पर पहुंचना चाहता था। क्या करना चाहता था? बस स्टॉप पर, ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में क्या हो गया बेटा? बस स्टॉप पर। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। अब आप भी देखो बेटा, दौड़ते हो, साइकिलिंग करते हो या खेलते हो तो आपकी सांस भी क्या होती है बेटा? बहुत तेज चलती होती है। उसकी दादी ने पूछा कि वह हाफ क्यों रहा है, तो बूझो ने बताया कि वह से घर से क्या हुआ बेटा? दौड़ता आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगा। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमने लगा। तो हम क्या करेंगे बेटा? इस पाठ के अंदर हम देखेंगे कि सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। हम सांस क्यों लेते हैं और श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है, हम श्वसन क्यों करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर। हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि सभी सूक्ष्म जीव इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। तो हमने देखा था बेटा कि जो भी जीव होते हैं वो किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब जो कोशिका है बेटा, जीव की सबसे क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। हमने अध्याय 2 में पढ़ा था बेटा। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। अलग अलग कोशिकाओं से अलग अलग अंग बनते हैं, ऊतक बनते हैं, उनसे अंगों का निर्माण होता है। तो पोषण करना, परिवहन करना, उत्सर्जन, जनन, ये सारी भूमिकाएं कौन निभाता था बेटा? कोशिका। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है बेटा। अब कोई भी काम करना है उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते और पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको अगर है ना, आप बीमार हो तो आप लिख सकते हो, नहीं ना? तो बेटा कोई ना कोई कार्य करने के लिए हमें किसकी? एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से? देखो, अब यहाँ प्रश्न आया, पर ये ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए क्यों कहते हैं? आपको बोलते हैं ना कि आपको संतुलित आहार और नियमित रूप से करना चाहिए। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अब ये क्या बोल रहे हैं? जो भोजन से हमें संचित मतलब इकट्ठी की हुई ऊर्जा है वह श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त होना मतलब मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अब श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है? जो भोजन है उस भोजन से ऊर्जा को जो मुक्त करने के लिए। श्वसन के प्रक्रम में जब हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं बेटा, नासा द्वार से हम सांस को अंदर लेते हैं। आप जानते हैं कि वायु में क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन गैस होती है। कौन सी? ऑक्सीजन। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जब बाहर निकालते हैं तब कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अंदर ली गई मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से क्या होती है बेटा? अधिक होती है। अर्थात यह कार्बन ऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु में सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। अब ये क्या बोल रहे बेटा? कि हमारे शरीर में उपस्थित जो भी ऑक्सीजन है वो शरीर के सभी भागों में ले जाई जाती है। ठीक है, रक्त के द्वारा सभी कोशिकाओं में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। और जो हमारी कोशिकाएं हैं उसमें जो हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं वो भोजन को तोड़ने में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन से क्या उत्पन्न होती है बेटा? ऊष्मा, ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमें कार्य करने में मदद करती है, इसीलिए हम इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मतलब कोशिका में भोजन के विखंडन को हम क्या कहते हैं बेटा? कोशिकीय श्वसन। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। चाहे कोई भी जीव हो, पेड़ हो, हम लोग हो, कोई भी जीव हो, सभी के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है। तो कोशिकीय श्वसन क्या है बेटा? कोशिका में भोजन के विखंडन में के प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है हम उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित किया जाता है। देखो बेटा, कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है उसको किस में बांट रहे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे बेटा? प्रकाश संश्लेषण के व्युत्क्रमानुपाती चल रहा है, अनुक्रमानुपाती, उसको वापस कर रहे हैं।
हम भोजन ग्लूकोज कैसे बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड जल और से मिलकर बनता था। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, जो ग्लूकोज है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभक्त कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के उल्टा। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। अब देखो बेटा, ग्लूकोज मतलब भोजन का विखंडन यदि ऑक्सीजन के उपयोग में होता है तो इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भोजन का विखंडन होता है तो हम उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, जिसमें वायु की आवश्यकता नहीं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए, तो आपको लिखना है वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ बेटा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा विमुक्त करते हैं। संभवतः आपको महसूस होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं। ईस्ट देखा है ना बेटा आपने, सूक्ष्म जीव होता है। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा को विमुक्त करते हैं, इसलिए हम इनको अवायवीय जीव भी कहते हैं। तो ईस्ट क्या हो जाएगा, अवायवीय। यहाँ मनुष्य का उदाहरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त होता है। देखो बेटा, अवायवीय जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो किस में बदल रहा है, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और उपस्थिति में किस में बदल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, जैसा कि निम्न समीकरण में है। तो देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल रहा है, इसलिए है ना अल्कोहल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है बेटा, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से, अब ये क्या बोल रहा है बेटा, हमारी जो पेशी कोशिका है वो भी कैसी है, अवायवीय रूप से क्या करती है, श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में ये प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो। तो हमारी पेशियां कब बेटा श्वसन करती है अवायवीय, जब हम कोई कार्य करते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो देखो, बहुत देर तक व्यायाम करना, तेजी से दौड़ने, कई घंटों टहलने, साइकिल चलाने तथा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होती है बेटा, सीमित होती है। हमारी क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या रहती है, सीमित रहती है। इस कारण से क्या होता है बेटा, हमारी जो पेशी कोशिका होती है, जो पेशियाँ होती है, वो अवायवीय श्वसन करती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिका अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा करती है। तो देखो, ग्लूकोज से पेशियों में क्या बनता है बेटा, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में देखो बेटा ऐंठन हो जाती, क्या हो जाती है, ऐंठन मतलब गिठाने टाइप होती है, हमें बहुत दर्द होता है। ऐंठन तब होती है जब पेशी अवायवीय रूप से श्वसन करती है, और ये ऐंठन कब बनती है पेशियों में, जब वह अवायवीय श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से कौन सा अम्ल बनता है बेटा, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। लैक्टिक अम्ल का संचयन मतलब वो कहाँ इकट्ठा होता है बेटा, पेशियों में। गर्म पानी में स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने में हमें ऐंठन से क्या होता है बेटा, आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मालिश कराने पर जो रक्त का संचरण है वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो आपूर्ति बढ़ेगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा कि हम श्वास क्यों लेते हैं, कोशिकीय श्वसन पढ़ा, वायवीय अवायवीय श्वसन पढ़ा, ठीक है, और उसमें हमने देखा कि पेशीय श्वसन कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं श्वसन। अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर दीजिए। अब देखो बेटा, चेतावनी दे रहे हैं, ये कर नहीं सकते पर करिए। आप कितनी देर तक बंद रख सकते हो, तो हम हमारी सांस को कुछ सेकंड तक ही क्या करते हैं बेटा, रोक सकते हैं। अगर हम ऐसा करें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ सेकंड तक ही रोक सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अतः अब आप यह जान ले होंगे कि आप बिना सांस लिए बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकते। हम अधिक सांस लिए बिना मतलब बहुत समय तक अगर सांस नहीं लेते तो हम जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना। अब श्वसन का अर्थ क्या है, तो मैंने आपको बताया ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना।
ऑक्सीजन से समृद्ध मतलब ऑक्सीजन से भरी वायु को शरीर में लेना आपका क्या कहलाता है बेटा? अंतः श्वसन। याद रखना, अंतः श्वसन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उच्छ्वसन। यह एक सतत प्रक्रम है। और ये क्या है बेटा? सतत मतलब निरंतर चलने वाला प्रक्रम है, जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत चलता। और ये हमारे जीवन में क्या होता है बेटा? जब तक हम जीवित है तब तक चलता रहता है। अब आप देखो बेटा, रात को सोते हो तो भी आप सांस लेते हो, कुछ काम करते हो तो भी, पढ़ाई करते हो, खाते हो, तब सब चलता है। लेकिन आपने देखा होगा नहीं, यदि कोई मर गया है, वो सांस नहीं लेता तो वो जीवित रह सकता है? नहीं। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर होती है। अब क्या बोल रहा है बेटा? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है हम उसको क्या बोलते हैं? श्वसन दर। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। एक श्वास का अर्थ है मतलब एक बार वायु अंदर लेना, एक बार वायु छोड़ना। क्या आप अपनी श्वसन दर का पता लगा सकते हैं? तो हम अपनी श्वसन दर का क्या कर सकते हैं बेटा? पता लगा सकते हैं। अब देखो, कोई व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में, देखो बेटा विश्राम, जब वो रेस्ट कर रहा हो तब वो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है बेटा? मुझे बताइए। औसतन 15 से 18 बार। हृदय की धड़कन नहीं पूछ रहे बेटा, कितनी बार? 15 से 18 बार। और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम कर रहा है तो 25 बार प्रति मिनट हो सकती है। तो हम न केवल तेजी से सांस लेते बल्कि गहरी सांस भी लेते हैं। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण हो जब हम व्यायाम करते हैं। आया आपको समझ में? अब देखो, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो आप बताइए बेटा, ये सारे काम कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें और इसमें। सोते समय हमें ऑक्सीजन ऊर्जा की आवश्यकता होगी? नहीं, ऑक्सीजन की आवश्यकता सभी में हो रही है, लेकिन उनसे जो ऊर्जा मिलनी है तो ऑक्सीजन और ऊर्जा दोनों में हमको सोते समय उसकी आवश्यकता क्या होती है बेटा? बहुत कम होती है। अब आप उनिंदे होते हैं तो क्या आप अपने श्वसन दर कम होती जाती है? क्या आपके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है जब आप सो रहे होते हैं तब? अब देखिए, हम श्वास कैसे लेते हैं, अब हम श्वसन कैसे करते हैं। ये तो देखा कि श्वास लेना जरूरी है, पर श्वसन के लिए मनुष्यों के अंदर कौन से अंग होते हैं? आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि पढ़ते हैं कि सांस को कैसे लेते हैं। सामान्यतः हम अपने नथुनों मतलब नासा द्वार, आपके नाक में 2 छेद है बेटा, हम उसको नासा द्वार कहते हैं, से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथुनों नासा द्वार में नासा गुहा में चली जाती है। नासा द्वार से कहाँ जाती है बेटा? नासा गुहा में। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर फेफड़ों में जाती है। देखो बेटा, जैसे पाचन की क्रिया होती है ग्रास नलिका से, ग्रसनी से होती हुई जाती है, तो इसी के अंदर जो नासा गुहा से वायु कहाँ जाती है? ग्रास नली के पास हमारी श्वसन नलिका होती है, उससे होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े कहाँ होते हैं बेटा? जो हमारी वृक्ष गुहा होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? फेफड़े। देखो बेटा, ये आपका चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मानव का श्वसन तंत्र। ये किसका है? मानव का। नासा छिद्र दिखाई दे रहा है आपको, नासा गुहा देख रखी है। ये मुख गुहिका हो जाएगी, ग्रसनी और ग्रसिका। देखो ये ग्रसनी है, उसके पास हमारी कौन सी है? श्वास नलिका। तो यहाँ से होती हुई वो श्वास नलिका होती है, वो क्या करती है? फेफड़ों में जाती है। और ये हमारे जो फेफड़े होते हैं वो पसलियों का जो पिंजरा होता है उसके अंदर क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। उसके नीचे एक पर्दानुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। वृक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो क्या कहलाती है बेटा? डायफ्राम कहलाती है। क्या है? एक पेशीय परत है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजरे की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। अब देखो बेटा, जब श्वास आएगी तो ये पसलियाँ बाहर की तरफ यूँ आएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वायु भर रही है। और डायफ्राम क्या होगा? नीचे की ओर गति करेगा। यह गति हमारे वृक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। अब इसका कैसे बेटा? आप देखो, है ना, आप लोग जब सांस लेते हो तो जब सांस ले रहे हो तो आपका पेट देखना बाहर की तरफ आता है, फिर जब छोड़ते हो तब अंदर की तरफ। तो क्यों होता है? जब वो पसलियाँ बाहर की तरफ और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ जाता है, इसलिए आपका वो जो वृक्ष का भाग है वो क्या होता है? फूल जाता है।
फेफड़े वायु से क्या हो जाते हैं बेटा, भर जाते हैं। उच्च वसन के समय पसलियाँ नीचे की अंदर की ओर जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आता है। ये देखो ऐसे फूलता है, फिर वापस से अपनी पूर्व स्थिति में आता है। इससे वृक्ष गुहा का आयतन कम होता है, इसलिए आपका जो पेट होता है वो पूर्व अवस्था में आ जाता है। इस कारण वायु फेफड़े से बाहर क्या हो जाती है बेटा, धकेल दी जाती है। देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, अंतः श्वसन के समय आया, डायफ्राम क्या हो रहा है बेटा, नीचे की ओर आ रहा है। क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो ये डायफ्राम देखो नीचे की ओर आया। जब हमने उच्छ्वसन किया तो ये डायफ्राम क्या हो गया बेटा, बाहर की तरफ जाता है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना बेटा, उदर मतलब क्या होता है, पेट पर। और उदर की गति को क्या कीजिए बेटा, अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं, तो हम देखते हैं कि है ना, हमारा जो उदर है सांस लेने पर फूलता है और सांस छोड़ने पर सिकुड़ जाता है। धूम्रपान फेफड़ों को बेटा क्षति पहुंचाते हैं, कैंसर करते हैं, इसीलिए हमें धूम्रपान से बचना चाहिए। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वृक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होता है, बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त रहते, बोलते कि नहीं देखो मेरा ज़्यादा है, आपका कम है। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक क्या करता है, फुला सकता है। तो आपको भी अपने दोस्त के साथ इस क्रियाकलाप को करना है और इस टेबल को क्या करना है बेटा, भरना है। आया समझ में। अब उसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। देखो बेटा मैं बताऊं आपको क्रियाकलाप क्या कर सकते हैं। एक दो प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, एक बॉटल के नीचे तो हमको देखो उसमें क्या करना है, ऐसी नली वी शेप वी आकार की एक नली लगानी है कॉर्क में, और यहाँ पर दो गुब्बारे बांधने, ठीक है। और नीचे क्या करना है, रबड़ की शीट बांधनी है। दूसरी जगह हमको क्या करना है, वैसा ही बनाना है, लेकिन इसको क्या करना है, अंदर की तरफ। तो जब हम इसमें से वायु अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा बेटा, गुब्बारे फूलने के साथ साथ क्या हो रहा है, जो रबड़ की शीट है वो नीचे की तरफ आ रही है। और जब हम इस बॉटल में से वायु को बाहर खींच रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ से धक्का दे रहे हैं, तो आपने देखा गुब्बारा भी क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, और ये जो परत है वो क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये तो हमारे फेफड़े होते हैं और ये हमारे क्या है, डायफ्राम की तरह, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको निकाला, देखा हमने। तो आप श्वसन की क्रियाविधि को समझ गए, इस क्रियाकलाप से हमने देखा। हम उच्च श्वसन से बाहर क्या निकालते हैं, अब हम उच्च श्वसन से बाहर क्या निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक प्रयोग करते हैं। एक परख नली लेते हैं, उसमें चूने का पानी लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, चूने का पानी, जो हम कलर करते हैं ना वो चूने का पानी लेते हैं। और फिर उसके अंदर क्या करते हैं बेटा, फूंक मारते हैं। तो जैसे ही आप ताज़ा बना हुआ चूने का पानी लेते हैं और उसमें स्ट्रॉ से क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, तो स्ट्रॉ में फूंक मारने पर क्या होता है बेटा, आपका जो हमने अध्याय 6 में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जैसे ही हम फूंक मारते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद से दूधिया कलर। तो देखो, अतः आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित नहीं करते, अन्य गैसों को भी करते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दिया बेटा। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है अंतः और उच्छ्वसित। तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण है, ऑक्सीजन इतना होता है, तो बाहर छोड़ते समय भी वो ऑक्सीजन होती है। तो जब हम ये क्रियाकलाप देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम उच्छ्वसन में कौन सी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं बेटा, प्रवाहित करते हैं। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते क्यों, क्योंकि चूने का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया। और चूने का रंग दूधिया कब होता है, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। तो इससे हमको पता चला कि हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे अन्य जंतुओं में। आपको मानव का समझ में आया बेटा। अब अन्य जंतुओं में हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प आदि पक्षी आदि जंतुओं की वृक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं, क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों के जैसे श्वसन अंग होते हैं, तो वो देखते हैं। तो देखो बेटा कॉकरोच, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये श्वसन प्रणाल, ये श्वास प्रणाल तंत्र है इसका, श्वास लेने का। तो इसमें आपको दिख रही बहुत सारी कुपिकाएँ दिख रही होगी, वातक दिख रहे होंगे। तो देखो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पीछे के भाग में क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। जो कीट होते हैं उसके अंदर ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। और ये छिद्र क्या कहलाते हैं बेटा, श्वास रंध्र। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है। अब इन कीटों के अंदर देखो ये वायु नलिकाएं दिख रही है बेटा, ये रही देखो,
ये क्या है, वायु नलिकाओं का ये छिद्र है और उसमें से आने के लिए जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, वातक। इन नलियों को हम क्या कहते हैं, वातक। किसके अंदर बेटा, कॉकरोच के अंदर। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों में से श्वास नलों में जाकर शरीर के ऊतकों में वितरित होती है और वो इन्हीं श्वास नालों से क्या करते हैं, उनके शरीर के दूसरे ऊतक तक जाते हैं, शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचते हैं। जैसे हमारा रुधिर के द्वारा जाता है, इनके इन श्वास प्रणालों के द्वारा जाता है। इसी प्रकार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी इन श्वास नालों जो नलिकाएं हैं उनसे होते हुए उनके शरीर से बाहर जाते हैं। ठीक है। अब है केंचुआ। हमने कक्षा 6 के अध्याय 9 में पढ़ा है कि केंचुआ अपने किससे श्वसन करता है बेटा, त्वचा से। केंचुए की त्वचा को स्पर्श करने पर वो हमको कैसे गीली गीली सी दिखाई देती है और चिकनी चिकनी प्रतीत होती है। यह इनके गैसों के आवागमन में आसानी करती है। यद्यपि मेंढक भी मनुष्य की भांति, अब मेंढक में भी मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, लेकिन वे भी त्वचा से श्वसन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेंढक की त्वचा भी चिकनी और कैसी होती है, आर्द्र होती है। आया आपको समझ में? फिर है जल में रहने वाले कैसे श्वसन करते हैं। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं? आप पानी में श्वसन कर सकते हो बेटा? नहीं कर सकते। तथापि जीवित रह सकते? नहीं। ऐसे अनेक जीव है जो जल में रहते हैं, वो जल में श्वसन करते हैं। तो देखो बेटा, जल में श्वसन करने वालों के जो होते हैं उनके अलग भाग होते हैं श्वसन के लिए। हम ज़्यादा देर तक जल में जीवित नहीं रह सकते। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल होते हैं। मछलियों में क्या पाए जाते हैं बेटा, क्लोम या गिल, जो श्वसनांग होते हैं, जैसे हमारे अंदर फेफड़े होते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। देखो बेटा, जल का सूत्र होता है H2O, तो O क्या है बेटा, ऑक्सीजन है जो जल में घुली हुई होती है। तो ये क्लोम क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, क्या, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने में। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकलते होते हैं। अब ये देखो बेटा, ये क्या है, क्लोम है और ये क्या होते हैं, त्वचा के बाहर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। तो क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। तो ये जो क्लोम है, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या पाई जाती है बेटा, रक्त वाहिका, जो ऑक्सीजन को घुलित करती है और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है, जो गैस विनिमय में क्या करती है बेटा, सहायता। तो मछली किससे करती है, क्लोम या गिल से। और आपने देखा है बेटा, डॉल्फिन होती है या आपने व्हेल मछली देखी है, तो जैसे वो पानी से बाहर आती है तो उसके मुंह के ऊपर से एक फुव्वारा निकलता है, तो वो क्या है बेटा, वो सांस लेती है वहाँ से। तो वो नासा द्वार होता है, उनका छिद्र होता है, नासा छिद्र। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अब हमारा प्रश्न है, क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों के भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते बेटा, निर्मुक्त करते हैं। तो आपको कहा जाता है ना कि रात्रि के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? वृक्ष उस समय ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग जीवों की भांति ग्लूकोज के, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन करने में किया जाता है। तो ऊर्जा के लिए पादपों को ऊर्जा क्यों चाहिए? भोजन बनाने के लिए। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। देखो, पादप का कोई भी भाग हो, चाहे पत्ती, जड़, तना, वो वायु को ग्रहण कर सकते हैं। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पादप की पत्तियां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, रंध्र कहते हैं। तो देखो, पत्तियां जो होती है बेटा, ये मृदा है, मृदा के कण है, मूल रोम है, वायु अवकाश है, ये मूल की जड़ है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। उसी तरह आपने पत्तियों में देखे बेटा, पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम रंध्र कहते हैं। और रंध्रों के द्वारा ही क्या होता है बेटा, इनके आवागमन होता है गैसों का। पादप के अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिका भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पादपों में भी होती है। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। देखो, ये मृदा कण है, उसके बीच में ये मूल है, जड़ है, तो यहाँ जो खाली स्थान में जो वायु होगी उससे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो खराब हो जाता है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन क्या है, एक महत्वपूर्ण हमारा क्या है बेटा, जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता मतलब जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए श्वसन करने की क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है। तो आपको हमारे जो ये सारे सवाल थे उसके जवाब मिल गए। देखो बेटा, हमने देखे थे, ये सारे सवाल देखे थे कि हम श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन क्यों ज़रूरी है, उसकी क्रियाविधि क्या है। तो आपको समझ में आया। तो इसका अभ्यास आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद बच्चों।